हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है एजुकेशन पॉइंट में। आज का टॉपिक है शांता। आज हम विस्कोसिटी टॉपिक के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सातत्य समीकरण के बारे में इस कक्षा के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है शांता। शांता एक तरल का गुण है। तरल का वह गुण जिसके कारण वह परतों के मध्य होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करती है, अथवा द्रव का वह गुण जिसके कारण उसके प्रवाह में बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है, उसे शांता कहलाती है। मतलब शांता एक प्रकार का तरल का गुण है। जो तरल की जो परतें होती है उसके मध्य आपेक्षिक गति होती है। इस आपेक्षिक गति का जो विरोध होता है उसे ही शांता कहते हैं। या द्रव के प्रवाह में जो बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है उसे ही शांता या विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, किसी बर्तन में द्रव को भिगोकर छोड़ने पर कुछ समय पश्चात वह रुक जाता है। मतलब उसमें रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है, इसे ही विस्कोसिटी कहते हैं। अगला पॉइंट है शान बल। शान बल होता है द्रवों की परतों के मध्य लगने वाला बल जो आपेक्षिक गति को नष्ट करने का प्रयास करता है। मतलब जब द्रव गति करता है तो उनके मध्य परतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है, और इस गति को नष्ट करने का मतलब उस गति को रोकने का कार्य करता है शान बल। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये परतें हैं, 4 परतें दे रखी है। इसके अंदर जो सबसे नीचे वाली परत है वहाँ पर द्रव का वेग है 0 या न्यूनतम, और जो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वहाँ पर द्रव का वेग होता है अधिकतम। जो नीचे वाली परत से जो सेकंड लास्ट जो परत है उसकी दूरी है x, और जो सबसे ऊपर वाली जो परत है और जो धरातल की जो परत है उसके बीच की दूरी है x प्लस dx। तो दोनों का अंतर करेंगे तो जो दूरी प्राप्त होगी वो हमको dx प्राप्त होगी। इसी तरह से जो सबसे ऊपर वाली परत है उसका वेग है v प्लस dv, और उससे नीचे वाली जो परत है उसका वेग है v। और जब हम इस वेगों का अंतर करेंगे तो हमको dv प्राप्त होगा। इस प्रकार हम अंतर करने पर हमें dv बटे हुए dx प्राप्त होगा, और इसे dv बटे हुए dx को कहते हैं वेग प्रवणता। मतलब जो शान बल होता है वो दोनों परतों के मध्य के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती A, तथा दूसरा होता है वेग प्रवणता के समानुपाती। मतलब F समानुपाती होता है dv बटे हुए dx, और वेग प्रवणता का मात्रक होता है प्रति सेकंड। उसके बाद में हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमें समीकरण इक्वेशन प्राप्त होगी F समानुपाती A dv बटे हुए dx, और जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इजिकल टू बराबर का चिन्ह लगेगा, और एक गुणांक एक स्थिरांक लगेगा, मतलब शांता गुणांक लगेगा। और इस प्रकार हमको बल का सूत्र प्राप्त होगा F बराबर ईटा A dv बटे हुए dx। और यहाँ पे जो ये ईटा है ये है शांता गुणांक। उसके बाद अगला पॉइंट है शांता गुणांक का मात्रक। शांता गुणांक का सूत्र होगा F बटे हुए A dx बटे हुए dv। अभी हमने बल का सूत्र पढ़ा था, बल बराबर प्राप्त हुआ था हमको ईटा A dv बटे हुए dx, और ईटा का सूत्र बनेगा तो F का dx का गुणा होगा F से, तो F बटे हुए dx होगा, और A इंटू डी आ जाएगा नीचे, तो A इंटू डी। इस प्रकार नीटा का सूत्र होता है F dx बटे हुए A इंटू डी। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे शांता गुणांक का। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन,
दूरी का मात्रक होता है मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार मीटर से मीटर कटेगा और ये सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो हमको प्राप्त होगा न्यूटन इंटू सेकंड बटे हुए मीटर स्क्वायर। अब हम न्यूटन का मान रखेंगे। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन होता है बल का मात्रक होता है, और बल का सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए। एम का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और ए का मतलब है त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हम न्यूटन की जगह रखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह हम रखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आगे हमारे पास में है सेकंड और मीटर स्क्वायर। इस प्रकार काटेंगे तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, और हमें मात्रक प्राप्त होगा किलोग्राम प्रति। किलोग्राम तो ऊपर प्राप्त होगा, और नीचे प्राप्त होगा हमको मीटर इंटू सेकेंड। इस प्रकार श्यानता गुणांक का जो MKS पद्धति में मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड। ये MKS पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक है। इसी प्रकार CGS का मात्रक होता है पॉइज। पॉइज का मतलब होता है जो किलोग्राम था, CGS में निकालेंगे तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, और सेकंड का सेकंड। इस प्रकार CGS पद्धति में जो श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है पॉइज, और पॉइज का मतलब होता है ग्राम बटे हुए सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। उसके बाद में श्यानता गुणांक का व्यवहारिक या प्रचलित मात्रक होता है सेंटी पॉइज होता है। और उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम बटे हुए मीटर इंटू सेकेंड बराबर होता है 10 पॉइज होते हैं। मतलब 10 पॉइज किसके बराबर होता है? किलोग्राम। 1 किलोग्राम बटे हुए मीटर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। आगे ये ध्यान रखना कि 1 सेंटी पॉइज बराबर होता है 10 की घात -2 पॉइज के बराबर होता है, और सेंटी पॉइज होता है व्यवहारिक या प्रचलित मात्रक। उसके बाद में श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र होता है m1 l-1 और t-1 होता है। विमीय सूत्र निकालेंगे हम श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक मतलब न्यूटन। न्यूटन होता है बल का मात्रक, और बल का विमीय सूत्र होता है m1 l1 और t-2 होता है। उसके बाद में सेकंड। सेकंड का मात्रक होता है t1, और उसके बाद में है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मात्रक होता है l2, और इसको हम हल करेंगे तो m1 l2 ऊपर जाएगा तो 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1, और -2 में से 1 माइनस करेंगे तो t-1 प्राप्त होगा। मतलब जो श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र प्राप्त होगा हमको m1 l-1 और t-1 प्राप्त होगा। उसके बाद में आगे है श्यानता की निर्भरता। पहला है तरल के ताप पर। ताप पर निर्भरता देखेंगे हम श्यानता की। तो द्रव की श्यानता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ताप कम होगा तो श्यानता बढ़ेगी, और ताप बढ़ेगा तो श्यानता कम हो जाएगी। मतलब ताप बढ़ाने पर जो द्रव होता है वो पतला हो जाता है, और द्रव पतला होने के कारण श्यानता घट जाती है। मतलब ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। इसी प्रकार द्रव की श्यानता घनत्व के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा घनत्व होगा, मतलब जितने ज़्यादा मोटा होगा द्रव, उतनी ही ज़्यादा उसकी श्यानता होगी। उसके बाद में गैस की श्यानता ताप के होती है समानुपाती होती है, और गैस की श्यानता घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद में दाब पर निर्भरता। मतलब गैस और द्रव दोनों की श्यानता दाब के समानुपाती होती है। मतलब दाब बढ़ाने पर श्यानता बढ़ेगी, और दाब घटाने पर श्यानता भी घटेगी। उसके बाद में है तरल की प्रकृति पर। अलग अलग द्रवों के लिए
अलग अलग होती है, मतलब जो द्रव की प्रकृति होती है अलग अलग प्रकार की होती है, उसी प्रकार उनकी शांता भी होती है। आगे है शांता। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला बिंदु है शांता द्रवों के बहने की क्षमता का मापक है, मतलब बहने की क्षमता का मात्रक होता है शांता। दूसरा है फाउंटेन पेन की जो शाई होती है की विशेषता उसकी शांता पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है वायु की शांता के कारण बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे आकर आकाश में तैरते हुए प्रतीत होती है, मतलब बादलों का तैरना भी शांता के कारण होता है, वायु की शांता के कारण होता है। अगला है पानी की शांता वायु से अधिक होती है, मतलब पानी की शांता अधिक होती है जिसके कारण पानी में वायु की अपेक्षा दौड़ना कठिन है। इसी कारण पानी में दौड़ना कठिन होता है क्योंकि पानी की शांता वायु से ज़्यादा होती है। अगला है गाढ़े द्रवों जैसे शहद, ग्लिसरीन और कोलतार की शांता पतले द्रवों की शांता से अधिक होती है, मतलब गाढ़े द्रवों की शांता अधिक होती है और पतले द्रवों की शांता कम होती है। अगला है यदि एक धरातल से बहुत सारे द्रवों को प्रवाहित किया जाए तो जिस दर की शांता अधिक होगी वह धीरे धीरे तथा जिसकी शांता कम होगी वह तेजी से प्रवाहित होगा, मतलब अधिक शांता वाला तो धीरे धीरे प्रवाहित होगा और जो कम शांता है वो अधिक तेजी से प्रवाहित होगा। अगला पॉइंट है मानव शरीर में शिराओं तथा धमनियों में जो रक्त संचरण होता है, रक्त संचरण में रक्त संचरण रक्त की शांता पर निर्भर करता है। अगला है द्रवों में शांता। जो द्रव होते हैं उनमें जो शांता होती है वो अणुओं के संसर्जक बलों के कारण होती है, मतलब संसर्जक मतलब समान अणुओं से मिलके जो बल लगता है उसको कहते हैं संसर्जक बल। और गैसों में जो शांता होती है वो विसरण के कारण होती है, मतलब द्रवों में तो संसर्जक बल के कारण और गैसों में होती है विसरण के कारण। अगला है शांता गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए पॉइज़ली ने एक सूत्र दिया था और जो सूत्र है वो है ईटा बराबर पाई पी आर की घात 4 बटे हुए 8 एल थीटा। यहाँ पर पी है दोनों सिरों पर दाबांतर और दाब का होता है एच डी जी। आर बराबर है नली की त्रिज्या, एल बराबर है लंबाई और थीटा बराबर प्रति सेकंड एकत्रित द्रव की मात्रा जो कि बराबर होता है वी बटे वे एल के, और वी बराबर है वी बटे वे एल होता है द्रव प्रवाह की दर। अगला टॉपिक है हमारा सातत्य समीकरण या अविरतता का सिद्धांत। इसका सूत्र होता है वी बराबर नियत बटे वे ए बराबर नियत बटे हुए वी बराबर एम बटे हुए रो बराबर होता है वी डैश बटे हुए टी। यहाँ पर ए बराबर तो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वी बराबर है द्रव का वेग, वी डैश बराबर है आयतन और टी बराबर है समय और एम बराबर है प्रति सेकंड द्रव्यमान। ए बराबर होता है नियत बटे हुए वी, एम बराबर है प्रति सेकंड द्रव्यमान, तो इस एम की जगह हम रखेंगे एम डैश बटे हुए एम, इस एम की जगह हम रखेंगे एम डैश बटे हुए टी रखेंगे, तो एम बटे हुए रो बराबर हो जाएगा वी डैश और नीचे बच जाएगा हमारे पास में टी बचेगा। इस प्रकार ए समानुपाती 1/वी या एक व्यतक्रमानुपाती 1/वी होता है, मतलब A1/V1 A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2। इसी प्रकार सूत्र याद रखना है हमको A1/A2 बराबर होता है V2/V1। इस सातत्य समीकरण में केवल याद रखना है वा याद रखना है, वा का मतलब होता है V और ए याद रखना है, इससे ये समीकरण याद रह जाएगा, मतलब ए इंटू वी को हम बोलेंगे वा के रूप में याद करना है। अतः स्पष्ट है कि जब नली का संकीर्ण भाग का मतलब है वॉल्यूम होगा
कम तो द्रव का जो वेग है उसी नली के चौड़े भाग की अपेक्षा अधिक होगा। मतलब जो संकीर्ण भाग है, मतलब एरिया तो है कम, जब एरिया कम होगा तो वेग का मान अधिक होगा, और जब एरिया अधिक होगा तो जब वेग का मान है वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब संकीर्ण भाग के लिए तो वेग अधिक होता है और जो चौड़ा भाग है उसके लिए वेग कम होता है। आगे है, जब R1 व R2 त्रिज्या के दो बुलबुले मिलकर R त्रिज्या का नया बुलबुला बनाया जाता है तो नए बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर अंडरूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इस प्रकार हम नए बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। आगे है, जब R1 व R2 त्रिज्या के दो बुलबुले जुड़ जाए या स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ सतह की त्रिज्या, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जब दो स्पर्श करेंगे तो जो उभयनिष्ठ भाग होगी उस उभयनिष्ठ भाग की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर R1 इंटू R2 बटे हुए R2 माइनस R1, और यहाँ पर R2 की त्रिज्या ज़्यादा है R1 से। मतलब पहले ऊपर तो दोनों का गुणा करेंगे और नीचे जो बड़ी त्रिज्या है उसमें से छोटी त्रिज्या को माइनस करेंगे। आगे है, जब छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है, मतलब छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है, तब कुल सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है, पृष्ठीय ऊर्जा भी घट जाती है और तंत्र से ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब उत्सर्जित होती है। और यदि यह मुक्त ऊर्जा बड़ी बूंद ग्रहण कर ले तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। मतलब छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनेगी तो क्षेत्रफल कम होगा, पृष्ठीय ऊर्जा कम होगी और ताप में वृद्धि होगी। इसका उल्टा इधर याद रखना कि बड़ी बूंद जब छोटी बूंद में विभाजित हो जाती तो पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ेगी, तापमान घटेगा, और जो ताप में ये जो कमी है इसको ज्ञात करने का सूत्र है, ये सूत्र याद रखना है, डेल्टा टी बराबर 3T बटे हुए JSD 1/R माइनस 1/, बड़ा R स्मॉल r 1/स्मॉल r माइनस 1/, कैपिटल R याद रखना ताप में वृद्धि का। और लास्ट में है, द्रव के अवतल पार्श्व पर उत्तल पार्श्व की तुलना में हमेशा दाब अधिक होता है। जो दाब का जो मान है वो अवतल पार्श्व पर अधिक होता है उत्तल पार्श्व की तुलना में। जैसे ये वाला भाग उत्तल भाग है और बी वाला जो ऊपर वाला उभरा हुआ भाग है वो तो उत्तल है, और जो अंदर वाला भाग है ऐसे अंदर याद रखना है, ऐसे अंदर और ऐसे अवतल याद रखना है। तो इसमें अंदर वाला भाग होगा अवतल, तो अवतल का दाब ज़्यादा होगा और उत्तल का दाब कम होगा। इसी प्रकार से इस प्रकार जो अंदर वाला भाग है वो तो कहलाएगा अवतल और जो बाहर वाला भाग कहलाएगा वो उत्तल। तो अंदर वाला भाग अवतल है तो ए का दाब अधिक होगा और बी का दाब कम होगा, और इसमें दोनों समान है, सतह समतल है, इसलिए ए और बी का मान लगभग बराबर होगा। इस प्रकार आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसमें केवल एक टॉपिक और बाकी है, दाब वाला। उसके बाद में हम इस चैप्टर तरल के यांत्रिक गुणों के जितने भी सवाल है न्यूमेरिकल वो हम अगली क्लास में हल करेंगे।